बात बहुत पुरानी है। वीरपुर राज्य में एक गरीब किसान हरिराम रहता था। लंबे समय की मनौती के बाद उसके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम सूरज रखा। धीरे धीरे सूरज बड़ा होने लगा, लेकिन स्वभाव से वह बड़ा ही उदंड बालक था। वह अक्सर अपनी उम्र के बच्चों से झगड़ा करता और दिन भर आवारा घूमता रहता। हरिराम उसे समझाने की बहुत कोशिश करता। अरे सूरज बेटा, तू हमेशा झगड़े और मारपीट में ही समय बिताता है। अरे तू मेरे साथ खेतों में चलाकर काम में हाथ बटाया कर, कुछ सीखेगा, कुछ समझेगा, जीवन में आगे बढ़ेगा। ये क्या लड़ाई झगड़ा करता रहता है? अरे नहीं बापू, नहीं नहीं, मैं खेतों में काम वाम करने बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मुझे तुम्हारी तरह काम थोड़ी ना करना है। समय बीतता गया, सूरज जवान हुआ और हरिराम बूढ़ा होने लगा। अरे बेटा सूरज, उम्र के हिसाब से अब मैं कुछ थकान का अनुभव करने लगा हूँ। काम करते करते मैं थक जाता हूँ। अब भगवान की दया से तुम बढ़िया काम करने लायक हट्टे कट्टे हो गए हो, इसीलिए अब तुम हमें कमाकर खिलाओ बेटा। हर बाप की यही इच्छा होती है कि उसका बेटा उसका ध्यान रखे, परिवार में जिम्मेदार बने, परिवार को आगे बढ़ाए। हे बापू, क्या बात कर रहे हो? अरे तुमने मुझे इतने दिनों तक खिलाया पिलाया है, तो सीधी सी बात है, कुछ दिन और खिलाओ पिलाओगे तो क्या हो जाएगा? अब हरिराम चाहता था कि उसका बेटा उसके साथ खेतों में काम करे, पर सूरज को मेहनत से चिढ़ थी। दिन बीतते गए, हरिराम के शरीर में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। अरे सूरज बेटा, अब मुझसे पहले जैसा काम नहीं होता। मैं बूढ़ा हो चला हूँ। लगता है कि थोड़े दिन ही जीवित रह पाऊंगा। अरे अरे बापू, अभी क्या इतनी जल्दी पड़ी है? जरा मेरी दाढ़ी मूछे तो निकलने दो। इतनी जल्दी भगवान के पास जाकर क्या करोगे? अभी बहुत जियोगे, चिंता मत करो। जब मेरी दाढ़ी मूछ निकल आएगी ना, तब मैं जरूर तुम्हारे लिए कुछ कामकाज करूंगा। फिर भी वह रोज खेतों में काम करता, जबकि उसका बेटा दिन भर आवारा साथियों के साथ घूमता रहता। एक दिन हरिराम बहुत दुखी होकर राज्य के राजा वीरेंद्र के दरबार में पहुंचा। वह अपनी व्यथा लेकर आया था। उसे उम्मीद थी कि शायद राजा उसका दुख समझेगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दुहाई है महाराज, दुहाई है। मेरा न्याय कीजिए महाराज, मेरा न्याय कीजिए। कहो, तुम्हें क्या कष्ट है? महाराज, मेरा एक ही पुत्र है, जिसका नाम सूरज है। इस आस में कि बड़ा होकर वो मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मैंने उसे बड़े ही लाड प्यार से पाला। अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा बेटा सूरज मेरा कोई काम ही नहीं करता। वो दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर मटर गश्ती करता रहता है। मेरे समझाने पर वो कहता है कि वो जीवन भर कोई काम नहीं करेगा। कहता है, मैंने उसे पैदा किया है तो उसे खिलाने का फर्ज मेरा है। मुझे ही जीवन भर उसे कमाकर खिलाना पड़ेगा। ओह, यानी तुम्हारा बेटा तो बड़ा ही स्वार्थी है। कोई बात नहीं, मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। सैनिकों, इसी समय जाओ और सूरज को हमारे सामने पेश करो। राजा वीरेंद्र ने उसकी बात सुनी और सैनिकों को आदेश दिया कि सूरज को दरबार में पेश किया जाए। थोड़ी देर में सूरज को दरबार में लाया गया। सूरज, क्या ये तेरा पिता है? हाँ महाराज, ये मेरा ही बापू है। तो क्यों रे सूरज, तू इतना जवान और हट्टा कट्टा है, फिर भी काम काज क्यों नहीं करता? अपने बूढ़े माँ बाप को कमाकर क्यों नहीं खिलाता पिलाता? क्यों उनसे काम कराता है? महाराज, मैं कामकाज करूं भी तो भला क्या करूं? मैंने आज तक कोई कामकाज सीखा ही नहीं, और अब तो काम सीखने की मेरी उम्र भी नहीं रही। क्या करूं मैं? बताइए महाराज। सूरज, तुम्हें ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती? तुम जो कुछ मर्जी करो, चाहे चोरी करो, डाका डालो, ये तुम्हारी मर्जी है, परंतु तुम्हें अपने बूढ़े माँ बाप को खिलाना पिलाना ही पड़ेगा, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। और खबरदार,
अब फिर से मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत सुनने को मिली तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं, समझ गए? महाराज, आप मुझे चोरी करने की सलाह दे रहे हैं? अरे मूर्ख, तेरे बस का तो वो काम है ही नहीं। चोरी करने में भी दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। बैठे बैठे चोरी नहीं हो जाती। तुम जैसे निठल्ले और काम चोरों के बस का ये काम ही नहीं है। अरे तेरे जैसे पुत्र का पिता होने से तो अच्छा है कि आदमी बिना पुत्र के ही रहे। सूरज, तू मानव जीवन पर एक कलंक है। हाँ, भरे दरबार में मेरा इतना अपमान। ये राजा अपने आप को समझता क्या है? इसे क्या लगता है मैं इसके डराने धमकाने से काम धाम करने लगूंगा? अरे बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। बड़ा आया महाराज कहीं का। वह दरबार से बाहर निकलते ही यह ठान चुका था कि वह अब कभी अपने पिता के पास नहीं लौटेगा। चलो सूरज, घर चलो बेटा। नहीं बापू, बस 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 बस, बहुत हो गया। अब मैं घर नहीं जाऊंगा आज से। तुम मेरे लिए मर गए और मैं तुम्हारे लिए मर गया। अरे सूरज, ये तो क्या कह रहा है रे नालायक, होश में आ। नालायक हो गया हूं? जब महाराज के पास गए थे तब लायक था क्या? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं पिताजी। भरे दरबार में आपने मेरा अपमान करवाया। अब आपके कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी, है ना? अब मैं कोई काम धाम करूं या ना करूं, लेकिन मैं तुम्हारे पास तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। ये बात पक्की है। जा रहा हूं मैं। अरे जाने भी दो इसे। जब कोई ठिकाना नहीं मिलेगा तो थक हार कर घर वापस ही लौट आएगा, ठीक है? वह गुस्से में घर छोड़कर निकल गया और सीधा जंगल की ओर बढ़ चला। शाम होते होते अंधेरा छा गया। सूरज ने सोचा, अरे मुझे चलते चलते तो अंधेरा ही हो गया। लगता है रात इसी जंगल में बितानी पड़ेगी। वह एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया ताकि जंगली जानवरों से बच सके। आधी रात बीत चुकी थी। तभी नीचे किसी आदमी की आवाज सुनाई दी। वह कोई चोर था जिसके सामने हीरे जवाहरात से भरी थैली रखी थी। वह खुशी से अपनी चोरी का माल गिन रहा था। अरे वाह भगवान, वाह 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 वाह, आज तो तूने मुझ पर बड़ी कृपा की है। इस चोरी में मुझे इतना माल हाथ लग गया। वाह 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 वाह। ओह, ये तो अवश्य ही कोई चोर है जो चोरी का माल लेकर यहां आया है। काश इतनी दौलत मेरे पास भी होती तो मजा आ जाता। उसी समय सूरज पेड़ से फिसलकर नीचे गिर पड़ा। कौन हो तुम? कौन हो? मैं सूरज हूं। इस पेड़ पर इतनी रात को क्या कर रहे थे, बोलो? बात यह है कि मैं घर से रूठ कर, मतलब घर छोड़कर आ गया हूं। मैं निकल आया। क्या घर से रूठ कर आए हो? ए भैया, रूठू क्या? हो गया इतना मुंह फुलाए हो? बताओ क्या बात हो गई? तब सूरज ने उस चोर को अपने बारे में विस्तार से बताया। सारी बात जानकर चोर मन ही मन सोचने लगा, ये लड़का हट्टा कट्टा है, क्यों ना इसे अपने चोरी के धंधे में शामिल कर लूं? हाँ सूरज, देखो भाई, मेरा नाम है गोपाल चोर। क्या तुम चोरी का काम सीखना चाहते हो? हाँ सूरज, चोरी का काम सीख करके तुम बहुत जल्दी ढेर सारी दौलत के मालिक बन जाओगे। फिर चोर बनकर ही तुम राजा बीरेंद्र से अपने अपमान का बदला भी ले सकते हो। क्या कहते हो, बनोगे चोर मेरी तरह, गोपाल चोर की तरह? बोलो। हाँ, बात तो तुम ठीक कहते हो कन्हैया चोर। मुझे तुम्हारी यह बात स्वीकार है, ठीक है ना? ये हुई ना बात, तो चलो मेरे साथ मेरे घर नंदीवन में, हम वही चलकर रहेंगे। चलो ठीक है काका, चलो। वह चोर था गोपाल, जिसने सूरज को अपने साथ ले लिया और उसे चोरी के गुर सिखाने लगा। सूरज, आज से मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूं और अपने सारे चोरी के गुण तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है? काका, मैं भी आज से आपको अपना गुरु मानता हूँ और वचन देता हूँ कि मन लगाकर चोरी के गुण सीखूं और आपकी तरह ही एक महान चोर बनूंगा। शाबाश सूरज, शाबाश, बहुत बढ़िया।
उसी घटना के बाद वह सो गए। दूसरी तरफ सूरज के माता पिता बहुत ही परेशान थे। खास तौर पर उसके पिता अब पछता रहे थे कि उन्हें महाराज के पास जाकर शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। सूरज की माँ गौरी फूट फूट कर रो रही थी। इधर नंदी वन में कन्हैया चोर सूरज को चोरी करने के नए नए तरीके सिखा रहा था। उसने सूरज से कहा, हाँ तो सूरज, आज मैंने तुम्हें सिखाया कि किस प्रकार चोरी करने के लिए बड़ी बड़ी इमारतों पर रस्सा डालकर अंदर पहुंचा जाता है, समझ गए ना? एक महीने के अंदर गोपाल चोर ने सूरज को चोरी के सारे गुर सिखा दिए। धीरे धीरे समय बीतता गया, दिन और महीने बीत गए। सूरज ने गोपाल चोर के साथ मिलकर कई जगह चोरियां की। वह एक के बाद एक कई चोरियां करता गया और अब वह एक शातिर चोर बन चुका था। फिर एक दिन सूरज ने अपने गुरु से कहा, गुरु बात ये है कि मैं बीरपुर नगर के राजा बीरेंद्र के खजाने में चोरी करना चाहता हूँ। ए भैया, ये तू क्या कह रहा है? सूरज पगला गया है क्या? पगला नहीं गया हूँ गुरु, ठीक कह रहा हूँ। राजा वीरेंद्र ने भरे दरबार में मेरी हंसी उड़ाई थी। ना कि मैं कोई काम नहीं कर सकता और चोरी तो बिल्कुल नहीं कर सकता है, ना यहाँ तक कि मैं चोर भी नहीं बन सकता, ऐसा कहा था ना उसने। आज मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना बड़ा और शातिर चोर बन गया। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। उसी रात गुरु और चेला दोनों ने राजा के खजाने पर हाथ साफ कर दिया। जाते जाते सूरज ने राजा के खजाने में एक चिट्ठी छोड़ दी। सुबह होते ही यह खबर राजा बीरेंद्र तक पहुंची। सिपाहियों ने उन्हें वह चिट्ठी भी दिखाई जो सूरज ने लिखी थी। उसमें लिखा था, राजा वीरेंद्र, याद कर, एक दिन तूने भरे दरबार में मेरा अपमान किया था कि मैं चोरी करने के योग्य भी नहीं हूँ। आज आंख खोलकर देख ले, मैंने तेरा खजाना चोरी कर लिया है। चिट्ठी पढ़कर राजा कहने लगा, ओ, तो यह उस सूरज का काम है जिसके पिता कुछ दिन पहले ही दरबार में उसके खिलाफ फरियाद लेकर आए थे। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, हरिराम किसान के घर जाओ और सूरज को पकड़कर हमारे सामने लेकर आओ। जाओ। सैनिक बिना समय गवाए हरिराम किसान की झोपड़ी पर पहुंचे। सूरज कहाँ है? अरे वो तो घर पर नहीं है, वो कई महीनों से घर ही नहीं आया। अरे झूठ बोलते हो तुम दोनों, चोरी के माल के साथ तुमने ही उसे झोपड़ी में छिपा रखा है। बताओ सूरज कहाँ है? क्या चोरी के माल के साथ क्या बात कर रहे हो? हाँ, चोरी। उसने राजा के खजाने में चोरी की है, समझे? और अब तो भगवान भी उसे मौत के मुंह से नहीं बचा सकते। तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो बताओ कहाँ है? वह मेरे मालिक, इसका मतलब मेरा बेटा सूरज चोर बन गया है। सैनिकों ने जब सूरज को झोपड़ी में नहीं पाया तो वह सूरज की जगह उसके बूढ़े माता पिता को पकड़कर राजमहल में ले गए। यह क्या है? सूरज की जगह तुम इन्हें क्यों उठा लाए? महाराज, सूरज वहां पर नहीं था। जरूर इन दोनों ने ही उसे कहीं छुपा रखा होगा, इसीलिए इनको उठा लाए। ऐसी बात है तो इन दोनों को ले जाकर कारागार में बंद कर दो। और फिर ऐसा ही किया गया। सूरज के माता पिता को कारागार में डाल दिया। उधर नंदी वन में राजा के खजाने में हाथ साफ करने के बाद सूरज और उसका गुरु चोरी में मिली हुई दौलत को देख रहे थे और खुश हो रहे थे। कुछ दिन और बीते। सूरज और उसके गुरु ने कई पर चोरियां की। एक दिन जब वह दोनों प्रीतनगर के महाजन के यहाँ चोरी करके नंदी वन लौट रहे थे तो अचानक मौसम खराब हो गया और मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए वह दोनों गाँव में एक दरवाजे पर खटखटाने लगे। कौन है? कौन है? हम परदेसी है, आधी तूफान में फंस गए हैं। क्या हमें आज रात के लिए आसरा मिल सकता है क्या? घर के मालिक ने दरवाजा खोला और उन्हें अंदर ले आया। हमारे यहाँ अतिथियों का सत्कार किया जाता है। आप लोग निश्चिंत होकर बड़े आराम से यहाँ रात गुजार सकते हैं। कुछ देर बाद घर के मालिक की बेटी उन दोनों के लिए खाना लेकर आई। उस लड़की को देखकर सूरज उस पर मोहित हो गया और मन ही मन उससे प्रेम करने लगा। जब सूरज और उसका गुरु रात को सोने के लिए गए तो सूरज ने अपने गुरु से कहा, गुरु 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 गुरु, यह लड़की तो मेरे दिल को भा गई है। क्या इसके साथ मेरा विवाह हो सकता है? हाँ, अरे क्यों नहीं हो सकता? तू चिंता मत कर, मैं सुबह ही इस विषय में घर के मालिक से बात करूंगा, है ना? सुबह होने पर कन्हैया चोर ने घर के मालिक से कहा, हाँ, तो मैं आपकी पुत्री के विषय में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहिए ना, बिल्कुल कहिए, क्या बात है? श्रीमान, ये है मेरा बेटा सूरज। मेरे पास संपत्ति उपत्ति की कमी नहीं है। लाखों की संपत्ति नंदी वन में मेरा अपना घर है। आपकी पुत्री को देखकर मेरा बेटा उस पर मोहित हो गया है और उससे विवाह करना चाहता है। आपकी इस विषय में क्या राय?
देखिए, कहीं ना कहीं तो मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना ही है। आप ये बताइए कि आपका पुत्र करता क्या है? करता वैसे तो कुछ नहीं करता, क्योंकि इसे कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। अरे इसके बाप के पास लाखों की संपत्ति जो है, तो फिर ये क्या करेगा? वही संभालेगा, और क्या। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका पुत्र कुछ कामकाज या कारीगरी जानता भी है कि नहीं जानता? यदि जानता है तो क्या जानता है? हाँ, ये बात देखिए, सीधी बात कहूंगा कि मेरे पुत्र ने कभी कोई कामकाज या कारीगरी सीखी ही नहीं। अरे इसे कुछ भी सीखने की आवश्यकता भी नहीं है। यह मेरी संपत्ति का एकमात्र वारिस है। मेरे बाद सब कुछ इसका ही तो है, और क्या। फिर माफ कीजिएगा श्रीमान, तब तो मैं आपके पुत्र के साथ अपनी बेटी सुहानी का विवाह नहीं करूंगा। मैं धन का नहीं बल्कि गुणों का आदर करता हूँ। मैं उस लड़के को अपनी कन्या नहीं दे सकता जिसमें कला या कारीगरी के नाम पर कुछ भी ना हो। तो यह बात है, ठीक है। तब गोपाल और सूरज घर के मालिक से विदा लेकर चुपचाप से चल दिए। सूरज, तुमने सुन ही लिया कि घर का मालिक अपनी पुत्री के विवाह में क्या चाहता है। अब कुछ भी हो गुरु, मैं हर हालत में सुहानी से विवाह करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। विवाह करूंगा तो उसी से करूंगा। अरे अरे अरे, लेकिन कैसे? सुहानी के पिता ने तो साफ साफ इनकार कर दिया, अब क्या? अरे गुरु, मैं किसी रात सुहानी के घर पर हमला करूंगा और करुणा को बलपूर्वक अपने साथ ले जाऊंगा। फिर देखता हूं क्या करता है उसका बाप। ए भैया, ऐसा अनर्थ कभी मत करना। सूरज, यदि तुम जबरदस्ती उस लड़की को उठा ले जाओगे तो विवाह के बाद भी तुम कभी खुश नहीं रहोगे। यदि तुम सचमुच ही करुणा से विवाह करना चाहते हो तो चोरी करने के अलावा तुम्हें कोई और कामकाज भी सीखना चाहिए, तभी तुम्हारे विवाह की इच्छा पूरी हो सकेगी, समझे? तुम ठीक कहते हो गुरु, मैं अवश्य ही कोई ना कोई काम जरूर सीखूंगा गुरु। आप ऐसा कीजिए कि आप अकेले ही नंदी बन जाइए। मैं इसी समय कोई ना कोई कामकाज सीखने का जुगाड़ करता हूँ। सबसे पहले यह करना जरूरी है। ठीक है, चलो मैं नंदी वन में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, ठीक है ना? गोपाल चोर के जाने के बाद सूरज पास के नगर में पहुंचा और एक सुनार की दुकान पर गया। नमस्ते सेठ जी, मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे कुछ खरीदना नहीं है। मैं सुनार का धंधा सीखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे यह काम सिखाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल सिखा दूंगा। मैं आपके धंधे को कितने दिनों में सीख सकता हूँ? भले मानस 3 से 4 वर्ष लग सकते हैं। ओ, मैं इतने दिन तो धंधा सीखने में खराब नहीं कर सकता। मुझे 3 से 4 दिनों में ही यह काम सिखा दो आप। अरे लगता है तू कोई मूर्ख है, तू मेरा काम नहीं सीख सकता। चल जा, यहाँ से भाग, यहाँ से मेरा समय खराब करने आ गया, भाग। सेठ ने डांट फटकार कर उसे वहाँ से भगा दिया। सूरज बहुत ही कम दिनों में कोई ना कोई कामकाज या कारीगरी सीख लेना चाहता था, पर काम सीखने के सिलसिले में वह जहाँ जहाँ भी गया उसे यही जवाब मिला। हर कोई उससे यही कहता कि किसी भी काम को सीखने के लिए लंबा समय चाहिए। सूरज हर जगह से निराश लौटने लगा। इसी उधेड़ बुन में जब वह जा रहा था तो उसने देखा कि कुछ मजदूर अपनी पीठ पर अनाज की बोरियां लादे हुए जा रहे थे। उन्हें देखकर सूरज सोचने लगा, हाँ, मजदूरी एक ऐसी कला है जो बिना सिखाए ही पल भर में आ सकती है। क्यों ना और काम धंधे छोड़कर मैं मजदूरी करना ही सीख लूं। हाँ। और सूरज भी उन मजदूर के साथ काम में लग गया। शाम होते होते सूरज को भी उसकी मजदूरी मिल गई। सूरज ने जो पैसे कमाए उन्हें लेकर वह सीधा सुहानी के घर पर पहुंचा और उसके पिता से कहने लगा, मैंने आपके कहे के अनुसार मजदूरी करने की कला सीख ली है। यह देखिए, यह पैसे मैंने मजदूरी करके ही कमाए हैं। तो क्या अब आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ नहीं करें? हाँ, मुझे खुशी है कि तुमने मेरे कहने पर अमल किया। अब मैं अवश्य ही अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। अगले दिन सूरज और सुहानी का विवाह हो गया। विवाह के बाद ही सूरज रोज मजदूरी का काम करने के लिए जाने लगा। तभी सूरज के ससुर वहाँ पर आए और कहने लगे, सूरज बेटा, यदि मेहनत मजदूरी करना ही है तो किसी दूसरों की क्यों करते हो? अपने खेतों में खुद के लिए मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते? हाँ। आप ये क्या कह रहे हैं पिताजी, समझा नहीं कुछ। अरे बेटा सूरज, देखो, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैं तुम्हारी असलियत जानता हूँ। तुम बीरपुर के किसान के बेटे हो। क्या आप मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं?
बेटा, जब पहली बार तुम मेरे घर पर राहगीर बनकर आए थे ना, और तुमने मेरी बेटी का हाथ मांगा था, तब मेरी बेटी को भी तुम बहुत ही पसंद आ गए थे और वह तुमसे विवाह करने को तैयार भी थी। तब तुम्हारे जाते ही मैंने अपने कुछ नौकरों को तुम्हारे पीछे जासूसी करने के लिए लगा दिया। उन्होंने तुम्हारा पीछा किया और तुम्हारे बारे में तुम्हारी सारी कुंडली पता लगा और पता लगा लिया कि तुम कौन हो, क्या करते हो और तुम्हारे माता पिता कौन। बेटा देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। चोरी करना बुरा काम, इसे छोड़कर अपने खेतों में मन लगाओ, इसी में तुम्हारी भलाई। हाँ, शायद आप ठीक कहते हैं पिताजी। इसके बाद सूरज अपनी पत्नी को लेकर अपने गुरु के पास पहुंचा और कहने लगा, गुरुजी, यदि मैं चोरी का जीवन छोड़ना चाहूँ तो क्या आप उसकी आज्ञा देंगे मुझे? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे तुम मेरे बहुत अच्छे शिष्य हो, तुम चाहो तो आज और इसी समय चोरी छोड़ सकते हो। इसके लिए भी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा बेटा। तब गुरुजी मुझे वो धन लौटा दीजिए जो मैंने और आपने राजा बीरेंद्र के खजाने से चुराया था। गोपाल चोर ने सूरज को सारा धन लौटा दिया। इसके बाद सूरज वो सारा धन लेकर राजा बीरेंद्र के दरबार में जा पहुंचा और कहने लगा, महाराज, मैंने आपके खजाने में चोरी करने का दुस्साहस किया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपका सारा धन लौटाने के लिए आया हूँ। अरे, यह अनहोनी कैसे हो गई? वाह, परंतु फिर भी तुम सही रास्ते पर लौट आए हो। बहुत अच्छा लगा जानकर और हम तुम्हें क्षमा करते हैं। जाओ, खुश रहो। सूरज ने लूटा हुआ सारा धन बीरेंद्र को लौटा दिया और बदले में बीरेंद्र ने उसके माता पिता को रिहा कर दिया। अब सूरज अपने खेत के काम में जी तोड़ मेहनत करने लगा। उसके माता पिता उसका बदला हुआ रूप देखकर बड़े ही खुश थे। अब वह अपने पूरे परिवार के साथ एक शांतिपूर्ण और सुखमय जीवन बिताने लगा।